यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का एचपीएससी पीजीटी का जो एग्जाम है वो जल्दी होने वाला है। 13 अक्टूबर को अपना जो है वो एग्जाम है। ओके, तो अभी टाइम जो है वो बहुत ही कम बचा है और आज जो है वैसे भी 26 सितंबर जो है वो हो गई है। ओके, तो लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सिलेबस सारा निपटा लिया होगा। ओके, रिवीजन कर ली होगी। अब बात आती है प्रैक्टिस का, क्योंकि एग्जाम जो है अभी अपना स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जिसके अंदर आपके ओनली सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन कैसे होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ओके, तो अब उसको मतलब आपने सिलेबस सारा निपटा लिया, आपने कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया, बट उन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे करना है, उन कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, ठीक है, मतलब किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बात उसकी आती है। ओके, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है हमारे पास में कि मतलब अगर हमने क्वेश्चन का एप्लीकेबिलिटी अगर चेक करनी है तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास में है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम लोग मैं अगर अपनी बात करता तो हम लोगों ने जो है जो कोर्स हमने स्टार्ट किया था पीजीटी का, तो उसमें लगभग 3.5-4 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करवा दिए। अब फाइनल रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। ओके, और फाइनल रिवीजन के अंदर हम लोग जो वो क्या करेंगे, अब बात ये आती है। ओके, तो अभी एग्जाम के लिए लगभग 15-16 दिन हमारे पास में जो है वो पड़े हैं। अब हम लोग जो है कुछ 2893 टोटल मिला के लगभग 2900 क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे लगभग 3 से 4 दिन में। मैंने अपना एक टारगेट बनाया कि संडे तक, आज हो गया अपना थर्सडे, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन के अंदर हम ये लगभग 2900 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, इससे पहले कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा और भी करवाए थे जो आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो टॉपिक वाइज हमने करे थे। ओके, बिजनेस के भी और अकाउंटेंसी के भी। अब जो हम लोग करने वाले हैं, ये जो लगभग 3000 क्वेश्चन जो है, 2900 क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन हम लोग जो है वो करेंगे और ये मतलब आप ये समझ के चलोगे दी एंड क्वेश्चन है बिल्कुल ही, ठीक है ना। जो एमसीक्यूज आपको मैंने प्रोवाइड करवाया और जो ये 2900 क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा ये अच्छे से कर ले, रिवीजन आप कर लो और साथ में ये डेली बेसिस पे अगर आप इन क्वेश्चंस को अगर आप देख के जाओगे ना, मैं ये बोलता हूं कि पेपर तो 100% निकलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चन जो है आप बोलोगे हाँ सर ये तो हमको आते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने बैंकिंग के लगभग 350 क्वेश्चन करे, अब आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे बैंकिंग के कितने, उसमें हर एस्पेक्ट हमने जो है वो कवर कर दिया। तो अब जो रिमेनिंग टॉपिक हमारे पेंडिंग है, ओके, तो उसको हम लोग जो निपटाएंगे। अब 3 से 4 दिन हम सिर्फ एमसीक्यूज के ऊपर लगाने वाले हैं। संडे को मैं कोशिश करूंगा कि मेरा वो लास्ट क्लास हो और उसके बाद फिर मैं अलग से पीजीटी के लिए कुछ ना बताऊं, फिर आपको जो मैंने प्रोवाइड करवा रखा है आप वो बढ़िया तरीके से करो, ठीक है ना। तो अभी मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं, हमने एप्लीकेशन के ऊपर कुछ फाइल आपको शेयर करी है। ओके, आप उनको देख सकते हो। ओके, बेसिकली वो डाउनलोडेबल नहीं है, थोड़ा देख लेना, ठीक है ना, मतलब आप प्रिंट नहीं निकलवा सकते उसके। ओके, तो दोबारा फोन मत करना यार कि सर इसका प्रिंट कैसे होगा ये वो, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देने के लिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सारी वहां पे लिख रखी है हर क्वेश्चन का, अगर आपको वीडियो नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन आंसर उनका किया हुआ है, तो आप उसको अगर देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा वहां से, ठीक है। फिर भी अगर मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि आप वीडियो जरूर लगा के जाना। तो अब मैं ये जो 29 क्वेश्चन जो आपको मैं करवाऊंगा, ये सारे के सारे डिटेल के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। एक बार आपको थोड़ा बता देता हूं, ये देखो, ये अपने क्वेश्चन है, टोटल 9 फाइल्स जो है आपको अलग से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के नाम से हमने एक फोल्डर बना रखा है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा पीजीटी में। ओके, इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको 9 फाइल्स हैं, उसके अंदर टोटल आपको 2893 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। टोटल मिला के ये क्वेश्चन है अपने 2893। अब इसमें सेगमेंट जो है मैंने कैसे बनाया है, पूरे के पूरे अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया और एक आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, इन दोनों को मिला करके हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। ये दोनों 1013 और 372 ये क्वेश्चन तो है आपके अकाउंटिंग के और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। इससे पहले अकाउंटिंग के काफी क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसका भी पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैंने डाल रखा है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है उसके लगभग 200 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 250 क्वेश्चन आप अलग से और 255 क्वेश्चन और करने हैं। फिर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आपका पूरे के पूरे मैनेजमेंट के फंक्शन आ गए। फिर मैनेजमेंट की सारी अप्रोचेस, 9 अप्रोच थी जो आपको मैंने करवाई थी, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, फिर आपका सिस्टम अप्रोच हो गया, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हो गया, कंटीजेंसी हो गया, ठीक है। ये सब हमने जो है वो कर लिया, उनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन, प्लस जो एचआरएम के टॉपिक है, जो ओबी के टॉपिक है, वो सारे हमने इसके अंदर जो है वो कवर करी है। तो लगभग 569 जो क्वेश्चंस है वो उससे रिलेटेड है।
हर तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ठीक है। इसके अलावा मार्केटिंग के 134 क्वेश्चन है जो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। मार्केटिंग के ऊपर जैसे मैं 2 लेक्चर लगाऊंगा, एक ये एक इससे अगला, और इसके अंदर पूरे मार्केटिंग के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के टोटल 134 जो है वो क्वेश्चन है। एचआरएम के हमने इसके अंदर जो है अलग से 76 क्वेश्चन लिए हैं। इंश्योरेंस को भी हमने इसमें कवर किया क्योंकि कई बार बैंकिंग और इंश्योरेंस के मिक्स करके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके भी 64 क्वेश्चन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 372, इसके अंदर आपका कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, इसके अलावा और भी बहुत सारी ईओक्यू और ये बहुत सारी टेक्निक जो हमने इसके अंदर जो है वो डाल दिया, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट और इंटरनेशनल बिजनेस, इससे रिलेटेड 276 क्वेश्चन है। ओवरऑल मिलाकर के जो आपको हमने अभी 9 फाइल्स जो अलग से मैंने कल डाली हैं उनसे रिलेटेड 2893 क्वेश्चन है। मैं आपको बस ये बोलूंगा, आप कुछ भी करो या ना करो, ये 2893 क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले जरूर कर लेना। बस मेरी इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो अभी रिसेंट में मैंने करवाए थे वो, अगर ये एमसीक्यूज अगर आप करके जाते हो ना, आप सीरियसली एग्जाम में बैठोगे, आप ये बोलोगे यार ये सब वही क्वेश्चन जो सर ने करवाए। पूरा का पूरा पेपर आपको जर्नली यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको आप इतने क्वेश्चन करके आप यूज तो हो जाओगे, समझ रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते। देखो टॉपिक तो आपको मालूम है, टॉपिक तो एक लिमिटेड है भाई, ये सिलेबस है आपका, लेकिन वहां से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो वो आपको अगर समझ में आ गया ना, तो फिर आपको एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। और हमारे लिए सबसे मेन जो है वो अभी यही है कि अपने को स्क्रीनिंग करना है, देन उसके बाद फिर रिटन की बारी आएगी, ओके जी। तो आज हम लोग जो वो क्या करेंगे, तो मतलब एक तो ये कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं, दूसरा अब हम इसको जो है वो लगभग मेरा जो टारगेट है वो है 4 दिन का, संडे तक मुझे जो है इसको कंप्लीट करना है। तो आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो टोटल मिला के 4 डेज के अंदर अपने को जो है ये सारे के सारे एमसीक्यूज है वो कवर करने हैं, ओके। और जो कुछ बचा हुआ है वो हम निपटा देंगे इन 4 दिनों में। उसके बाद फिर आपके पास में पूरा का पूरा जो है वो टाइम बच जाएगा। तो आज हो गए 26, 27, 28 और 29, ठीक है। इसके बाद जो टाइम रहेगा वो 30 और 1 से लेकर के 12 दिन, तो एक दिन ये हो गया और 12 दिन ये, तो अभी भी 13 दिन आपके पास में रह जाएंगे, ठीक है। तो इन दिनों के अंदर मैं अपने सारे एमसीक्यूज करवा दूंगा, कुछ एमसीक्यूज आप यहां करें ना, बाकी मीनवाइल जो है वो 13 दिन आपके पास और भी पड़े हैं, इन एमसीक्यूज को दोबारा से आप रिवाइज भी कर सकते हो। एक बार वीडियो आप जरूर लगा लेना, उसके बाद में तो बस आप सीधा पीडीएफ एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, वहीं से आपको देखना है बस, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ है, ओके। वीडियो एक बार लगा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेमिंग का, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। आई होप सो आपको सारी चीजें जो है क्लियर होगी होंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे के सारे जो है वो कवर करके जाने अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग जो है वो क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले मतलब इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है मार्केटिंग यूनिट जो है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, और मार्केटिंग के हम ओवरऑल मिला करके जो अपने 134 क्वेश्चन है इसको 2 लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। 2 वीडियो बनाऊंगा इसका और 2 वीडियो में इसको पूरा का पूरा कवर कर देंगे। और साथ में ये जो फाइल है ये भी मैं अपने एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, ठीक है, ताकि अगर आपने वीडियो लगा लिया देन उसके बाद विद सॉल्यूशन वाली फाइल अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीजें माइंड में रिवॉल्व करेंगी कि हाँ सर ने क्लास के अंदर ये बताया था। तो नेक्स्ट टाइम आपको बस पीडीएफ जो है वो स्क्रॉल करनी है, ठीक है। 134 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं ये मानता हूं अगर आपने एक बार वीडियो लगा रखा है, आधे घंटे में पूरी की पूरी पीडीएफ को आप स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो सब चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, सर ने तो मुझे करवा दी है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ओके जी सर। चलो अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। आज का जो है हमारा मार्केटिंग यूनिट है और मार्केटिंग के 134 क्वेश्चन 2 वीडियो में हम कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज की डेट में हमारे सामने आ रहा है वो है ये, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। बोलता है एडवर्टाइजिंग के इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। एडवर्टाइजिंग एक प्रमोशन टूल है, अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग का तो एडवर्टाइजिंग एक क्या है, प्रमोशन टूल है, ओके। और ये कैसा होता है, ये पर्सनल था इम्पर्सनल, एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल नेचर का जो है वो टूल होता है, ओके। तो बोलता है एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ बातें बता रखी है, बोलता है इनमें से कौन सा एडवर्टाइजिंग का फीचर नहीं है, ठीक है। पहला, क्या एडवर्टाइजिंग करने के लिए अपने को पेमेंट करनी पड़ती है, यस। क्या एडवर्टाइजिंग में पता चलता है कि एडवर्टाइजिंग करने वाला बंदा कौन है, यस। मतलब जो भी एड देता है तो अपने को पता होता है ये एड किसने दी है, यस। तो मतलब आइडेंटिफाई स्पॉन्सर होता है। एडवर्टाइजिंग विजुअल भी हो सकती है एंड ओरल भी हो सकती है, यस। एडवर्टाइजिंग पर्सनल नेचर की होती है, नहीं, एडवर्टाइजिंग जो है वो इम्पर्सनल नेचर की होती है, तो ये इसका फीचर नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट सेल्स प्रमोशन टूल। इनमें से कौन सा सेल्स प्रमोशन का टूल नहीं है। प्रीमियम प्रोवाइड करना, कूपन देना, कॉन्टेस्ट करवाना, ये सब जो है वो टूल्स है सेल प्रमोशन के, लेकिन न्यूज आर्टिकल ये सेल्स प्रमोशन का टूल नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए। तो और अगर न्यूज के में एडवर्टीजमेंट दिया गया तो वो सेल्स प्रमोशन का टूल है,
ये ध्यान रखना, अगर न्यूज के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिया गया तो सेल्स प्रमोशन का टूल है, लेकिन न्यूज में अगर एक आर्टिकल छपा है आपके नाम का तो ये सेल्स प्रमोशन का टूल नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा जी, इसका ए। ठीक है जी। आगे मार्केट कॉन्सेप्ट जो है वो कैसा होता है? मार्केट कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, हम लोगों ने मार्केट ओरिएंटेशन जो है वो पढ़ा, और हमने वहां पे पढ़ा था कि शुरुआत कैसे हुआ। पहले होता था बार्टर के बाद जो है फिर आगे आगे काम शुरू हुआ, ठीक है। फिर हुआ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर हुआ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, पहले हुआ प्रोडक्शन, फिर हुआ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद में जो है वो आया सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर आया आपका मार्केटिंग, और अब चलता है क्या, होलिस्टिक मार्केटिंग। ये हमने पढ़ा था। पहले था प्रोडक्शन के बाद में आया आपका प्रोडक्ट के बाद में क्या आया, सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर आया मार्केटिंग, और फिर आया होलिस्टिक मार्केटिंग। ये जो तीन है, बार्टर को तो छोड़ ही दो क्योंकि वो तो एक एक्सचेंज फंक्शन है। बार्टर बेसिकली क्या है, एक एक्सचेंज फंक्शन है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है या सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है ये सब कैसे थे, ये थे आपके सेलर ओरिएंटेड या मार्केटियर ओरिएंटेड। यहां पे जो गुड्स बनती थी मार्केटर अपने हिसाब से बनाता था, लेकिन जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है या होलिस्टिक मार्केटिंग, ये है आपके कस्टमर ओरिएंटेड। ओके जी। तो जो मार्केट कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, तो मार्केट कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड है। कैसा है, कस्टमर ओरिएंटेड। जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, जो आपका सेल्स कॉन्सेप्ट है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, दे आर सेलर ओरिएंटेड। ये कैसे हैं, सेलर ओरिएंटेड। लेकिन जो आपका मार्केट कॉन्सेप्ट है ये है आपके कस्टमर ओरिएंटेड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्केटिंग जो है वो है डिलीवरी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग गिवन बाय। तो मार्केटिंग जो है वो क्या है, डिलीवरी है। किस मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये बात जो है वो किसने बोली है, ये बात बोली है पॉल मेजर ने। आपको थोड़ा लर्न करके जाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा बता दो इसका एक्सप्लेनेशन। मार्केटिंग इज डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द डेफिनेशन ऑफ द मार्केटिंग गिवन बाय पॉल मेजर। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अ डिफरेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है व्हाट ए पर्सन इज यूजिंग अर्लियर एंड व्हाट इज बीइंग यूज्ड नाउ। एक पर्सन पहले क्या कर रहा था, एक पर्सन पहले किन गुड्स को यूज कर रहा था और एक पर्सन आज किन गुड्स को यूज कर रहा है, ये डिपेंड करता है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। ठीक है ना। Paul Measure in his new definition said that marketing provides a standard of living. It improves the standard of living of a person which is possible from the earlier situation and by the use of better goods and सर्विसेज। तो ये जो बात है, मार्केटिंग जो है वो क्या, मार्केटिंग के माध्यम से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिलीवर किया जाता है। तो ये बात बोली है किसने, पॉल मेजर ने। आगे बढ़िए। रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनएमसी ए। तो देखो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसको हम बोलते हैं कोपरा, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से अगर मान लो कभी भी कंज्यूमर को कोई भी शिकायत है तो वो उसका निपटान करवाने के लिए, उसको रिड्रेस करवाने के लिए जो है उसके लिए कुछ हमने यहाँ पे रिड्रेसल मैकेनिज्म, रिड्रेसल बॉडीज या फोरम हमने बनाई हुई है जहां पे जाके वो अपनी शिकायत का निपटान करवा सकता है। ठीक है ना। अब वो है 3 लेवल पे। कौन कौन से जो 3 लेवल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। ये बात ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट लोकल लेवल नहीं होता। कई बार क्वेश्चन के अंदर देखा लोकल लेवल कुछ नहीं है, या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा नेशनल। अब आपकी शिकायत कहां पे जाएगी, डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, स्टेट में जाएगी, नेशनल में जाएगी, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस इन्वॉल्व। ठीक है ना, कि गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू है उसके बेस पर डिसाइड किया जाएगा कि आपकी जो शिकायत है वो कहां पे जाएगी। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो है पहली बात तो ये सेक्शन 9 में 3 रिड्रेसल कमीशन थे। सेक्शन 9 जो है वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। अब आपको मालूम है कोपरा को अमेंड कर दिया और अब हो गया कोपरा 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और 2019 में ये जो नया सेक्शन है, सेक्शन 9 की जगह वो हो गया सेक्शन 27। पहली बात। दूसरा, पहले जो लिमिट थी उसको भी चेंज कर दिया और नए कोपरा में, नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो लिमिट है वो चेंज कर दी है। डिस्ट्रिक्ट जो आपका फोरम है या डिस्ट्रिक्ट आपका जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, वहां पे आपकी जो लिमिट है वो है कितना, 1 करोड़ का। तो अगर 1 करोड़ रुपए तक के अगर मुद्दे हैं तो वो जाएंगे कहां, डिस्ट्रिक्ट में। 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ रुपए तक के मुद्दे जाएंगे स्टेट में, और 10 करोड़ से ऊपर के मुद्दे जो है वो जाएंगे कहां पे, नेशनल में। ठीक है। लेकिन उसके बाद में ध्यान दीजिएगा 2021 के अंदर एक रूल निकाला और रूल्स के अंदर जो है वो वैल्यू को जो है वो क्या किया गया, कम किया गया। और अब जो वैल्यू है, नई जो वैल्यू निकल के आई है वो ये है कि 50 लाख रुपए तक के मुद्दे जो है वो जाएंगे कहां, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ रुपए तक के मुद्दे जाएंगे कहां, स्टेट में। और 2 करोड़ से ऊपर के जो मुद्दे हैं वो जाएंगे कहां पे, नेशनल कमीशन में। तो ये थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखना। ठीक है ना। तो रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है कंज्यूमर डिस्प्यूट एक्ट का, ठीक है, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो क्या बोलता है, वो कितने लेवल पे, 3 लेवल पे। लिमिट आपको बता दी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ध्यान देना मेरी बात को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो लिमिट है वो है 1 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर वाली। ध्यान देना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो लिमिट है वो क्या है, वो है 1 करोड़,
1 करोड़ रुपए तक का, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ रुपए तक का, और 10 करोड़ से ऊपर। ये जो लिमिट है ये दे रखी है कहां, ये दे रखी है आपके कहां, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। लेकिन जो नई लिमिट है उसके लिए कुछ रूल्स निकाला, और वो नीचे लिखा हुआ है क्या, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड द स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन रूल 2021। इस रूल के हिसाब से जो लिमिट है वो अलग है, और वो क्या है, 50 लाख रुपए तक के केसेस डिस्ट्रिक्ट में, 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ रुपए तक के केसेस स्टेट में, 2 करोड़ से ऊपर के जो केसेस है वो कहां पे, नेशनल में। थोड़ा याद रखिएगा इस लिमिट को, ठीक है। तो पेपर के अंदर अगर आता है कि 2021 रूल के हिसाब से, तो ये वाला लिमिट है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इनमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो है, अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ठीक है। और अगर सर्विसेज भी आएगा तो उसमें 3 और आ जाएंगे, पीपल, फिजिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसका, इनमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है, ओके, तो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, लेकिन सेगमेंटेशन इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, सेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अगर गुड्स की बात करते हैं तो वहां पे हम 4 मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट लेके चलते हैं। सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग जो वो 7 लेके चलते हैं। ये 7 में 4 तो गुड्स वाले हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, और इसके अलावा 3 और हैं जो सर्विस मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट है, वो है आपका पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग एक अप्रोच है मार्केटिंग का, जिसके अंदर क्या क्या आएगा। तो होलिस्टिक मार्केटिंग जो है वो जो क्या बोलता है, होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच ये बोलता है एवरीथिंग मैटर। क्या बोलता है, एवरीथिंग मैटर। हर चीज जो है वो क्या करती है, मैटर करती है। और ये अप्रोच जो है इसके अंदर क्या क्या आएगा, होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर जो है वो आएगा इंटीग्रेट मार्केटिंग आएगा, सोशल रिस्पांसिबिलिटी मार्केटिंग आएगा, रिलेशनशिप मार्केटिंग आएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑल आर करेक्ट। आगे बढ़े। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है कहां से, जो प्रोडक्शन से पहले ही जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो मार्केटिंग एक क्या है, प्रोसेस है जो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होगा और सेल के बाद तक भी चलते रहेगा। तो इट स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन, ठीक है। तो लिखा हुआ है मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो स्टार्ट होगा बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। मार्केटिंग बिगिन विद द रिसर्च ऑफ द मार्केट डिमांड। मार्केटिंग स्टार्ट होता है कैसे, जब हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं मार्केट डिमांड को, जो शो करता है व्हाट इज इन डिमांड इन द मार्केट, जो इससे ये पता चलेगा कि मार्केट में किन गुड्स की जो है वो क्या डिमांड है। मैन्युफैक्चर करेगा उसको, डिलीवर करेगा टू द कस्टमर को एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर डिमांड, हेंस मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर द प्रोडक्शन। आगे, एक प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन ए फॉरेन मार्केट। एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग गुड्स जो है फॉरेन मार्केट में बेचेंगे, किस पे, लोअर प्राइस पे देन द डोमेस्टिक प्राइस। मतलब जो गुड्स मैं यहां पे 100 रुपए की बेच रहा हूं और विदेश में जाके उसको 70 की बेचूंगा। इंडिया में मैं गुड्स बना रहा हूं और इंडिया में बेचना 100 रुपए की और विदेशों में जाके बेचूंगा 70 की, ताकि विदेशी मार्केट को मैं क्या कर सकूं, डंप कर सकूं, वहां पे अपनी प्रभुसत्ता को बढ़ा सकूं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, डंपिंग, ठीक है। एंड इवन एट द इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डंपिंग। तो डंपिंग बेसिकली जो है एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, विदेशों में जाके जो है वो हमारे कोस्ट से भी कई बार बिलो जाके हम लोग जो गुड्स को बेचते हैं, ताकि वहां की डोमेस्टिक मार्केट को पूरी तरह से, मतलब वहां के जो डोमेस्टिक अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पूरी तरह से क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। इसको बोलते हैं, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं हम लोग क्या, डंपिंग। क्या बोलेंगे, डंपिंग। आगे बढ़े। फर्म मोर डेस्परेटली लुक फॉर वेज एंड मींस टू डिफेंड मार्केट शेयर इन, कहां पे, देखो पीएलसी की अगर बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर ग्रोथ होगा, फिर मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन, ठीक है। किस स्टेज के ऊपर फर्म जो है वो बहुत डेस्परेटली जो है वो देखती है और तरीके ढूंढती है अपने मार्केट शेयर को बचाने के, वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे जो है फर्म हमेशा कोशिश ये करती है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है उसको हम लोग क्या कर लें, हम उसको बचा के चले, क्योंकि उसके बाद तो आपको मालूम है डिक्लाइनिंग स्टेज आएगा जहां पे मार्केट शेयर आपका क्या होगा, धीरे धीरे वाइप आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या, मैच्योरिटी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। इनमें से कौन सा डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, जिसके अंदर जो मार्केटियर है, ध्यान देना, डायरेक्ट मार्केटिंग अप्रोच के अंदर जो मार्केटियर होता है वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचता है। बेसिकली जो इंटरमीडिएट होते हैं इनकी हेल्प हम नहीं लेते। तो कायोस्क मार्केटिंग हो गया, टेली मार्केटिंग हो गया, कैटलॉग, इन तीनों, ये तीनों एग्जांपल हैं जिसके माध्यम से एक मार्केटर जो है वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचने का काम करता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ऑल ऑफ दीज। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। इनमें से कौन सा मोड जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल नहीं है। कायोस्क है, सोशल मीडिया है, कैटलॉग है, टेली मार्केटिंग। एक मिनट, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर कंपनी जब डायरेक्टली जो है कस्टमर को अपनी सर्विसेज सर्व कर रही है बिना किसी इंटरमीडिएट के, कायोस्क में होता है, कैटलॉग में है, टेली मार्केटिंग। लेकिन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो यहां पे आपने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया ना, और अगर सोशल मीडिया का सहारा लिया तो इसका मतलब इंटरमीडिएट का आपने क्या ले लिया, सहारा ले लिया। तो आंसर क्या, बी, ये इसका पार्ट नहीं है।
Which one of the following mode is not an example of the direct and the database marketing communication? इनमें से कौन सा डायरेक्ट मार्केटिंग या डेटाबेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है? पहला सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट का पार्ट नहीं है, बाकी सब है, कैटलॉग हो गया, मेलिंग हो गया, टेलीमार्केटिंग, ये सब इसका पार्ट है। आगे मार्केटिंग एक प्रोसेस जो स्टार्ट होगा कब? बिफोर प्रोडक्शन, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे विच मीडिया इज यूजफुल फॉर इलिटरेट कंज्यूमर? अगर कंज्यूमर जो वो क्या इलिटरेट है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो अनपढ़ है तो उसके लिए कौन सा मीडिया हम लोग जो वो यूज करेंगे अपनी बात कंज्यूमर तक कन्वे करने के लिए? तो वो कौन सा है जी? वो है जी आपका ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, जिसमें हम जो है वो टेलीविजन के माध्यम से या फिर रेडियो के माध्यम से अपनी बात कस्टमर तक प्रोवाइड करने का काम करेंगे। प्रिंट मीडिया नहीं है, ये लिटरेट, इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। दूसरा पोस्टर होल्डिंग, इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। ट्रांसमिट मीडिया भी नहीं है, आंसर जो आएगा वो क्या? ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ब्रॉडकास्ट मीडिया यूजफुल है किसके लिए? इलिटरेट कंज्यूमर्स के लिए। द न्यूज, मैसेजेस एंड द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट थ्रू द ब्रॉडकास्ट मीडियम reaches million of people quickly and at once. There are two type of broadcasting media, एक है ऑडियो कम्युनिकेशन मीडिया, एक है विजुअल कम्युनिकेशन मीडिया। थोड़ा ध्यान रखना, ऑडियो के अंदर बेसिकली रेडियो, टेलीफोन, सेल्युलर फोन ये आएगा, और विजुअल के अंदर जनरली टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेलीप्रिंटर हो गया, ये सब आएगा। आगे मिस्टर एक्स इस मार्केटिंग मैनेजर है टीसीएस का, तो वो किस लेवल पे आएगा? तो देखो हम लोग जो है वो पढ़ते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो है हम बोलते हैं कि 3 लेवल होते हैं, ठीक है, एक है टॉप लेवल, एक है मिडिल लेवल और एक है आपका लोअर लेवल, ठीक है। लोअर लेवल में तो आपका आगे सुपरिटेंडेंट हो गया, ठीक है, सुपरवाइजर्स हो गया, ये सब सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूं, सॉरी, सुपरवाइजर, ये सब आएंगे, ठीक है। टॉप लेवल के अंदर आपके एमडी और ये सब आएंगे, ठीक है, चेयरमैन हो गया, एमडी हो गया या जनरल मैनेजर हो गया। और जो आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं ना, वो सब आते हैं किसके अंदर? आपके मिडिल लेवल में, ठीक है। तो जो मार्केटिंग मैनेजर है, टीसीएस एक कंपनी है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी, उसके अंदर एक पर्सन है मिस्टर एक्स, वो मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो किस लेवल पे आएगा? तो वो क्या है? मार्केटिंग मैनेजर है, तो मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ओके। तो इसका मतलब वो क्या? डिपार्टमेंटल हेड है, तो वो आएगा किसके अंदर? आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। किसमें? मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, और वो क्या है? मिडिल लेवल मैनेजर है। आगे सिस्टम अप्रोच इज नॉट प्रोपोगेटेड बाय, सिस्टम अप्रोच जो थी जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो सारे के सारे एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये जो सिस्टम अप्रोच है ये किसने प्रोपोगेट नहीं किया था? तो पीटर एफ ड्रकर, इसने ये सिस्टम अप्रोच का जो है पार्ट नहीं थे। इनको जनरली फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने अलग अलग बहुत सारी जो है अप्रोचेस प्रोवाइड किया। सबसे मेन जो इनकी है वो है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन, कस्टमर फोकस, आउटसोर्सिंग, चेंज मैनेजमेंट, सीएसआर, ये सब जो है दिया किसने? पीटर एफ ड्रकर ने। तो थोड़ा सा याद रखना, सिस्टम अप्रोच जो है वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था। तो सिस्टम अप्रोच को प्रमोट करने वाले थे डब्ल्यू.जी. स्कॉट, रॉबर्ट एंड जे.डी. थॉमसन, व्हाइल नॉट प्रमोटेड बाय द पीटर एफ ड्रकर। तो सिस्टम अप्रोच के बारे में थोड़ा लिखा भी है, थोड़ा अगर पढ़ना तो आप देख सकते हो। वैसे हमने मार्केटिंग अप्रोच उसमें मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर इसको पूरा कवर कर लिया था। बाकी लिखा हुआ है सिस्टम अप्रोच इज बेस्ड ऑन द जनरलाइजेशन दैट एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। सिस्टम अप्रोच इस बेस पे डिपेंड करती है कि हर चीज जो है वो क्या इंटर रिलेटेड है एंड इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। अटेंशन इज पेड टुवर्ड्स ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम रादर देन द इफेक्टिवनेस ऑफ द सब सिस्टम, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट सेक्टर। किस मार्केट सेक्टर में एडवर्टाइजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? वो है ओलिगोपोली। वो क्या? ओलिगोपोली। क्योंकि यहां पे आप प्राइस के बेस पर, ध्यान देना, यहां पे हम प्राइस के बेस पर कंपटीशन, बोलो, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यहां प्राइस के बेस पर कंपटीशन नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं कि प्राइस क्या है? हाईली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। और यहां पे क्या होता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर? प्राइस रिजिडिटी होती है। क्या होती है? प्राइस रिजिडिटी। मतलब आप प्राइस को बढ़ा घटा नहीं सकते जल्दी से, क्योंकि अगर आप बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो आपके कस्टमर जो है उसकी स्ट्रेटजी पे भी पड़ेगा, ओके। तो इसलिए हम लोग प्राइस से छेड़छाड़ नहीं करते। हम यहां पे जो है वो क्या करते हैं, जनरली हम ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जनरली हम लोग जो है एडवर्टाइजमेंट के बेस पर जो है अपने आप को आगे दिखाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद है जी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डू नॉट इंक्लूड। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या नहीं आएगा? एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को इन्फॉर्म करना, यस। उसके एटीट्यूड को चेंज करना, यस। अवेयरनेस डेवलप करना, यस। लेकिन मेकिंग एंटरटेनमेंट ये एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम लोग पैसा लगा रहे हैं कस्टमर को एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं, हमारा जो मेन पर्पस होता है वो क्या? कस्टमर को इंड्यूस करना कि वो हमारे सामान को क्या करे? परचेज करे। तो आंसर क्या आएगा? सी। मार्केटिंग फंक्शन डिस्क्राइब बाय द टोस्ले, क्लार्क एंड क्लार्क, वो कितने थे? तो जो टोस्ले, क्लार्क एंड क्लार्क ने मार्केटिंग फंक्शन को जो है वो क्या किया? डिस्क्राइब किया। और ये उनके हिसाब से टोटल मिला के 8 तरह के जो है वो फंक्शन, जिनके 3 सब पार्ट हैं, ठीक है। जो 3 पार्ट है वो है, एक है एक्सचेंज, एक है फिजिकल सप्लाई और एक है आपका
फैसिलिटेटिंग, ठीक है। एक्सचेंज में आएंगे 2, बाइंग एंड सेलिंग। फिजिकल सप्लाई में आएंगे 2, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज। और जो आपका फैसिलिटेटिंग फंक्शन है इसके अंदर आएंगे 4, फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग, मार्केट प्रमोशन एंड सैनिटाइजेशन। तो टोटल मिलाकर जो वो कितने हैं 8, कितने 8। तो मार्केटिंग फंक्शन जो टोस्ले एंड क्लार्क ने डिस्क्राइब करते हैं वो टोटल मिला के कितने हैं 8 फंक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग डील विद द स्टडी ऑफ, मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, मार्केटिंग जो है मार्केटिंग डील, इसमें हम लोग जो है वो क्या क्या पढ़ते हैं, मार्केटिंग में हम पढ़ते हैं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के बारे में, यस। सेल्स मैनेजमेंट के बारे में, यस। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के बारे में, यस। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। आ गया द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंदर 4P आते हैं मार्केटिंग के, ये किसने दिया, तो ये दिया जेरोम मैकार्थी ने। किसने, जेरोम मैकार्थी ने। आगे द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग मायोपिया, मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस इसको बोलते हैं। बेसिकली मार्केटिंग मायोपिया का मतलब जो है वो क्या होता है, शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड मतलब जब कंपनी अपना पूरा फोकस है वो किसी एक ही एलिमेंट पे लगा दे और बाकी एलिमेंट को भूल जाती है। बेसिकली हम ये बोलते हैं जब कंपनी अपना पूरा फोकस प्रोडक्ट पे लगा दे और कस्टमर को ही भूल जाए, तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया। तो इसको मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, जब आपको दूर का दिखना बंद हो जाए और सिर्फ जो चीज आपके पास है सिर्फ आप उसी पे फोकस कर रहे हो, ये है मार्केटिंग मायोपिया। और ये दिया था थियोडर लेविट ने। किसने दिया, थियोडर लेविट। आगे हु इज एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मायोपिया, तो मार्केटिंग मायोपिया कॉन्सेप्ट से कौन जुड़ा हुआ है, लेविट, ठीक है। और मार्केटिंग मायोपिया बेसिकली क्या, इसके अंदर व्हेन द कंपनी हैज अ नैरो माइंडेड मार्केटिंग अप्रोच, जब एक कंपनी की नैरो माइंडेड मार्केटिंग अप्रोच होती है और फोकस करती है प्राइमरी किस पे, एक ही एस्पेक्ट पे, ठीक है। और सेवरल पॉसिबल मार्केटिंग फीचर, बहुत सारे मार्केटिंग फीचर है लेकिन उनमें से किसी एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मार्केटिंग मायोपिया। और ये दिया किसने, थियोडर लेविट ने। आगे स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है, स्कीमिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, शुरुआत में कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में नया लेके आ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग में हमने उतारा और वो प्रोडक्ट मार्केट के लिए पूरी तरह से क्या नया है और उसको अभी हाल फिलहाल जो है उसकी नकल करना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी उस केस के अंदर जो है उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ही क्या रखेगी, हाई रखेगी, ताकि शुरू में लोग उसको, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में पहले नहीं है तो लोग उसको क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो कंपनी शुरुआत में ही जो है वो स्कीम करना चाहती है, बेसिकली जो मलाई है उतारना चाहती है, शुरुआत में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहती है, शॉर्ट टर्म के लिए हाई प्रॉफिट कमाना चाहती है, इसको बोलते हैं स्कीमिंग स्ट्रेटजी। तो स्कीमिंग प्राइसिंग यूजफुल है किसके लिए, लग्जरी गुड्स के लिए जनरली, ठीक है। तो स्कीमिंग प्राइसिंग यूजफुल एंड प्रॉफिटेबल है लग्जरी गुड्स। ये जो आइटम है इनका प्राइस बहुत हाई रखा जाएगा नॉर्मल से, दिस इज कॉल्ड स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। ये जो टेक्निक है, ये जो स्ट्रेटजी है, इसको यूज किया जाता है विद द एम ऑफ मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट इन दोस एरिया जहां पे लोग जो है रेडी है पे करने के लिए इजिली एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द कमोडिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओड वन आउट, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स, अनएसर्टेन, फ्यूचर एसर्टेन। तो एज पर द, ये भी क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो अपना सेल ऑफ गुड्स सेक्टर ना, उसके अंदर हम लोग गुड्स को डिफाइन करते हैं। गुड्स 3 तरीके की, एक है एग्जिस्टिंग, एक है फ्यूचर और एक है कंटीजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर जो है 3 तरह की गुड्स आती है। कौन कौन सा, स्पेसिफिक गुड्स हो गया, दूसरा जो है एसर्टेन हो गया, तीसरा जो है वो क्या, अनएसर्टेन हो गया। लेकिन फ्यूचर गुड्स इसका पार्ट नहीं है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या, फ्यूचर गुड्स। इसको लर्न कर लेना, मस्ट लर्न, ये याद कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। आगे मार्केटिंग लॉजिस्टिक प्लानिंग हैज द फॉलोइंग 4 स्टेप, अरेंज द स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस। बोलता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक के अंदर जो है वो कुछ स्टेप हम लोग जो फॉलो करते हैं और आपको अरेंज करना है। स्टेप आपको यहाँ पे जो है वो 4 तरह के बता रखे हैं, आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे जो है वो क्या होता है, सबसे पहले हम जो है मार्केट लॉजिस्टिक में अपना सामान कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, ओके। रॉ मटेरियल कैसे कंपनी के अंदर आएगा, ठीक है। ये सब जो है वो पार्ट है किसका, मार्केट लॉजिस्टिक का, ओके। अब मार्केट लॉजिस्टिक प्लानिंग अगर आपको करनी है तो सबसे पहले हम लोग जो है वो देखना चाहते हैं कि कंपनी का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो क्या है, कंपनी क्या प्रोवाइड करवाना चाहती है। तो डिसाइड करना ऑन द कंपनी वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है, टू इट्स कस्टमर। कंपनी अपने कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोवाइड करना चाहती है, सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जो बेस्ट चैनल है, ठीक है, उनको हम डिजाइन करेंगे और नेटवर्क स्ट्रेटजी जो है वो क्या करेंगे, रीच आउट करेंगे। देन उसके बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे ऑपरेशनल एक्सीलेंस को इन सेल्स फोरकास्टिंग, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये सब। एंड लास्ट में हम लोग जो है वो जो हमने सोचा उसको हम क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। सी इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन विद द बेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इक्विपमेंट, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। आगे मैच करना आपको यहाँ पे एडवर्टाइजिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन दे रखा, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। तो एडवर्टाइजिंग की अगर बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्राउचर, बुकलेट। ये सेल्स प्रमोशन टूल की अगर बात करें तो ये हो गया जैसे कॉन्टेस्ट हो गया, ये सेल्स प्रमोशन का एक टूल है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की अगर बात करते हैं तो जैसे ब्लॉग्स हो गए, ठीक है, लोग अपना जो है वो व्यू लिख रहे हैं, ठीक है, ब्लॉग के माध्यम से, ये वर्ड ऑफ माउथ। और पर्सनल सेलिंग जो हो गया, इसके अंदर जो है जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, वो कस्टमर से डायरेक्टली क्या करते हैं, सेल्स मीटिंग करते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। द रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड, बोलता रिटेल सप्लाई चेन के अंदर कौन नहीं आएगा। रिटेल सप्लाई चेन जो है, रिटेल सप्लाई चेन जो है इसके अंदर क्या, मैन्युफैक्चरर आएगा, रिटेलर आता है, होलसेल आएगा, लेकिन रेगुलेटर इसका पार्ट है
नहीं है। बेसिकली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को आपने सामान प्रोवाइड करवाना, तो इस चेन के अंदर कौन कौन आएगा, तो इसके अंदर बेसिकली जो है वो आपका होलसेलर, वो आपका रिटेलर, ये सब आएंगे, लेकिन रेगुलेटर इसका पार्ट नहीं है। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसी, इनमें से कौन सी पॉलिसी में फर्म चार्ज करती है हायर इनिशियल प्राइस, फर्म शुरुआत में जो प्राइस है वो ही हाई रखेगी एक प्रोडक्ट के लिए और उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करेगी ओवर टाइम एज द डिमांड एट द हायर प्राइस इज सेटिस्फाइड। तो ये होता है आपका क्या, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर रिलेटेड टू द रिलेशनशिप मार्केटिंग, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कस्टमर के साथ एक बेटर रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करने का काम करते हैं। तो इट रेफर टू दोज मार्केटिंग एक्टिविटी दैट आर एम्ड एट डेवलपिंग एंड मैनेजिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब रिलेशनशिप मार्केटिंग से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो जुड़ा हुआ है, तो पहला रिलेशनशिप मार्केटिंग में कस्टमर के साथ में बेटर आपको जो है वो क्या रिलेशन अगर मेंटेन करना है तो कस्टमर को आप पहले क्या करोगे, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बताओगे, ठीक है। फ्रीक्वेंटली कस्टमर के साथ क्या करोगे, कॉन्टैक्ट भी करोगे और क्वालिटी को लेकर के आपका कंसर्न बहुत ही क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो और प्रोडक्ट के फीचर ओरिएंटेशन नहीं आएगा, बल्कि या प्रोडक्ट के बेनिफिट, आप कस्टमर को प्रोडक्ट के फीचर नहीं बल्कि ये बताओगे कि उस प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, बी, सी एंड डी, ए। आगे, पीटर एफ ड्रकर ने नोट किया द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो पीटर एफ ड्रकर जो है वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि सेलिंग और जो रिलेशनशिप है सेलिंग में और मार्केटिंग में, ठीक है, वो कैसे है। तो उन्होंने बोला कि मार्केटिंग का जो मेन जो एम होता है ना, पीटर एफ ड्रकर ने ये बोला मार्केटिंग का जो मेन एम है वो क्या है, सेलिंग को सुपर फ्लोस बनाना। सुपर फ्लोस का मतलब बिना किसी रुकावट के। तो आंसर जो बने आएगा वो क्या आएगा, बी। लर्न कर लेना इसको कि पीटर एफ ड्रकर ने जो सेलिंग में और मार्केटिंग में जो रिलेशनशिप इन्होंने बताया था वो क्या था, वो ये बोले कि मार्केटिंग का जो एम है वो क्या है कि सेलिंग को एकदम क्या करना, सुपर फ्लोस करना। सुपर फ्लोस का मतलब क्या, बिना किसी रुकावट के सेलिंग हमारी लगातार चलती रहे। आगे ये क्वेश्चन काट दो। Which of the following demand states consumer are adequately buying all the product put into the marketplace? इसका मतलब इनमें से कौन सी ऐसी डिमांड है जिसके अंदर कंज्यूमर जो है वो सारे के सारे गुड्स को परचेस कर लेगा जो भी मार्केट के अंदर क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया। तो मतलब डिमांड इक्वल टू क्या हो जाएगी, सप्लाई। तो ये है आपका क्या, फुल डिमांड। तो फुल डिमांड के अंदर बेसिकली डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होती है, बराबर। आगे, which among the following is not included in the 7P of the marketing mix given by the Booms and Bittner? जो 7P थे उनमें से कौन सा नहीं है। 7P में प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है, इसके अलावा पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस है, ठीक है। अब क्या नहीं है, प्रोसेस है, पीपल है, फिजिकल एविडेंस है, पॉलिटिक्स ये इसका पार्ट है, नहीं है। आगे, एडवर्टाइजिंग मेथड जिसके अंदर कमर्शियल इज ब्रॉडकास्ट, ठीक है, साइमल्टेनियसली ऑन वेरियस रेडियो स्टेशन एंड टेलीविजन चैनल, उसको क्या बोलते हैं। अगर मान लो एक ऐड आपको हर जगह देखने को मिल रही है, रेडियो खोलो रेडियो पे भी आ रहा है, ठीक है, कि वीवो की ऐड आ रही है, मान लो आप टीवी खोलो टीवी पे भी वीवो का ऐड आ रहा है, तो ये क्या है, मतलब हर जगह पे अगर मान लो आपको ऐड देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं रोड ब्लॉक। क्या बोलते हैं, रोड ब्लॉक। तो रोड ब्लॉक एडवर्टाइजिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको यूज किया जाता है एडवर्टाइजिंग के लिए, जिसमें कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट इज ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली ऑन सेवरल रेडियो स्टेशन एंड ऑन टीवी एक्सेट्रा। आगे, एक रिडक्शन फ्रॉम द प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट दैट इज ऑफर्ड बाय सेलर। सेलर ने जो है वो बायर के लिए क्या करते हैं, प्राइस को रिड्यूस कर दिया। इन पेमेंट फॉर मार्केटिंग फंक्शन द बायर विल परफॉर्म। अब बायर जो है वो मार्केटिंग फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है सेलर के बिहाफ पे, और सेलर ने इसलिए उसके लिए जो है वो क्या करते हैं, प्राइस को रिड्यूस कर दिया। तो ये क्या है, ये है बेसिकली क्या, ट्रेड एंड फंक्शनल डिस्काउंट। तो बेसिकली फंक्शनल डिस्काउंट जो वो एक पार्ट है किसका, ट्रेड डिस्काउंट का, ठीक है। आगे, एक रिसर्च टेक्निक जिसको यूज किया गया पर्टिकुलरली रिटेलिंग के अंदर, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर को रिक्रूट किया गया, ठीक है, एक कंज्यूमर है उसको रिक्रूट कर दिया कि आप जो है एनोनिमस बायर बनेंगे। एनोनिमस मतलब कि आपको कोई जानता नहीं होगा और आप जो है सामान परचेस करोगे इन ऑर्डर टू इवेल्युएट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर ओन इवेल्युएशन ऑफ देयर एक्सपीरियंस। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, मिस्ट्री शॉपिंग। और एक कंज्यूमर को अपॉइंट किया जाएगा, उसको बोलेंगे कि तुम जाओ सामान को परचेस करो, तुम उसको यूज करो, फिर हम आपसे पूछेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में। तो जिसको अपॉइंट किया जाएगा, जो पर्सन जाएगा सामान को परचेस करने के लिए, उसको बोलते हैं मिस्ट्री शॉपर। क्या बोलते हैं, मिस्ट्री शॉपर। मतलब जो कंज्यूमर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिस्ट्री शॉपर। ओके, और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिस्ट्री शॉपिंग। आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। इनमें से कौन सा कॉम्पिटिशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं था। जो कॉम्पिटिशन एक्ट हम लेके आए उसका मेन एम जो था वो क्या था, कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना, ठीक है। तो क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। सबसे पहला
प्रोहिबिशन ऑफ द आरटीपी, जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उस पर रोक लगाना नहीं, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, बल्कि हम जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है उसको हम क्या करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, उस पर रोक नहीं लगाना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को क्या किया जाए, हटाया जाए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, बल्कि हम इसको तो प्रमोट करना चाहते हैं। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन, यस डोमिनेंट पोजीशन ना क्रिएट हो, कस्टमर को इससे नुकसान ना हो, हम ये चाहते हैं। दूसरा, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हम नहीं करना चाहते, और कॉम्बिनेशन जो है, जब भी अमलमेशन होगा इंडिया में दो कंपनी का, ठीक है, कुछ लिमिट्स हैं, ओके, और अगर वो लिमिट पूरी होती है तो आपको पहले जो है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम रेगुलेशंस को बेसिकली मर्जर एक्विजिशन जो है इनको भी हम क्या करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या, ये तीनों तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन प्रोहिबिशन ऑन मतलब रोक लगाना आरटी पे, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। आगे, द मार्केटिंग टास्क जो फाइंड करता है वे टू ऑल्टर द टाइम पैटर्न ऑफ द डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। मतलब जब आप बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को भी जो है वो क्या करते हो, चेंज करते हो, वो आपका सिंक्रो मार्केटिंग। तो बोलता है मार्केटिंग टास्क जो फाइंड करता है तरीके टू ऑल्टर द टाइम पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव, उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रो मार्केटिंग। मतलब बेसिकली ऑफ सीजन के अंदर अगर आप ये चाहते हो कि हम अपनी डिमांड को बढ़ाएं, तो आप क्या करोगे, ऑफ सीजन के अंदर जो है प्रमोशन करोगे, ठीक है, आपने जो कस्टमर है उनको डिस्काउंट देना शुरू करोगे, ताकि उस सीजन के अंदर भी आपकी डिमांड बनी रहे, उसको बोलते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। आगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर रेज मार्केट शेयर, ये फोकस करते हैं किस पे, कस्टमर पे, ठीक है। तो अगर आप जो है कस्टमर का, आप अगर अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हो, और कैसे, कस्टमर पे फोकस करके, कस्टमर को जो है वो क्या करके, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करके, तो वो है क्या, इसमें आपका पूरा फोकस किस पे होता है, कस्टमर पे। तो ये क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर कंज्यूमर, इनमें से कौन सा तरीका नहीं है क्वालिटी का, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब जब ये क्वालिटी ऑफ सर्विस की अगर बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिवनेस हम देखना चाहते हैं, यस। एम्पैथी हम जो है लेके आना चाहेंगे, यस। टेंजिबिलिटी जो है हम ये देखेंगे, यस। कंपटीशन, ये इसका पार्ट नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोरम, इनमें से कौन सा जो है प्लेटफॉर्म नहीं है कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का, तो लोकल फोरम है, लोकल है क्या, नहीं, मैंने आपको अभी बताया, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल, लेकिन लोकल इसका पार्ट नहीं है। आगे, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड विच कॉम्बिनेशन द फॉलोइंग, देखो प्रोडक्ट लाइन क्या, पहली बात है प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट लाइन बेसिकली एक ग्रुप है किसका, रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, डिफरेंशियली बाय फीचर एंड प्राइस, जो क्या है प्राइस और फीचर में क्या अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट लाइन। और प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व द सेपरेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं गुड्स एंड सर्विस को इनटू कॉस्ट कैटेगरी इन ऑर्डर टू क्रिएट वेरियस परसीव्ड क्वालिटी लेवल इन द माइंड ऑफ कस्टमर, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। तो जब भी प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है वो क्या लेके आते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को लेके आएंगे, स्पेयर पार्ट को लेके आएंगे, लोड फैक्टर को लाएंगे, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग ये इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, बी, 2, 3 एंड 4। आगे, विच टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन क्या है, अपने प्रोडक्ट को औरों से क्या करना, अलग दिखाना, ठीक है। तो बोलता है इनमें से कौन से तरह का जो डिफरेंशिएशन है उसको यूज किया जाएगा टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू द वे ए फर्म डिजाइन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज एक्सपर्टीज एंड परफॉर्मेंस, तो वो है आपका चैनल डिफरेंशिएशन। तो चैनल डिफरेंशिएशन के माध्यम से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज, कितने लोगों को अपने को जो है वो क्या, मतलब कितने एरिया के अंदर अपने को अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये डिसीजन हो गया, एक्सपर्टीज एंड परफॉर्मेंस, ये सब किसके माध्यम से दिखाएंगे, चैनल डिफरेंशिएशन के माध्यम से। मतलब हम कैसे कैसे सामान को कस्टमर तक अलग अलग वे में कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये सब। आगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट अटेम्प्ट टू सर्व ऑल पोटेंशियल कस्टमर, इनमें से कौन सा जो है वो रिजल्ट है किसका, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, जिसमें हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि सभी पोटेंशियल कस्टमर को जो है अपना सामान प्रोवाइड करवा सके, वो ये है कि जितने भी कस्टमर उनको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, डी। इन द प्रेजेंट टाइम द मेन ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का वो क्या है, सभी कस्टमर को सेटिस्फाई करना, बट इफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज अडॉप्टेड टू ट्राई टू सर्व ऑल द पोटेंशियल कस्टमर देन द पॉसिबल रिजल्ट इसका ये होगा कि नॉट ऑल कस्टमर आर सेटिस्फाइड। तो इस सिचुएशन में बिजनेस जो है वो कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम लोगों को जो सेटिस्फाई करवा सके। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, इनमें से कौन सा पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिसको मार्केटियर जो है वो अडॉप्ट करता है अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए दो डिफरेंट कैटेगरी में एक साथ, ठीक है। तो वो है आपका क्या, स्ट्रेडल पोजीशनिंग। स्ट्रेडल पोजीशनिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें दो अलग अलग मार्केट में हम लोग अपने सामान की जो है वो अलग अलग इमेज जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी नई गाड़ी आई है थार 5 डोर, ठीक है। अब इसकी जो है
ये एक फैमिली कार की तरह भी इसको पेश कर दिया एक मार्केट में, तो कि भाई फैमिली के लिए एकदम बढ़िया है, इसके अंदर जो है ये 5 सीटर है, प्रॉपर स्पेशियस है, सामान रखने की जगह है, ठीक है, और दूसरा इसमें सनरूफ भी है बच्चों के लिए, ठीक है, वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दे दिया। तो एक मतलब कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करती है ये फैमिली कार भी है, ठीक है। और दूसरी ये कि यार ये 4x4 व्हीकल है, रगेड है एकदम, किसी भी टेरेन में लेके जा सकते हो ये सब, तो ऑफ रोडर की भूमिका भी जो है वो कर दिया। तो ये स्ट्रेटजी जिसमें एक प्रोडक्ट को दो डिफरेंट मार्केट में हम लोग जो है वो पेश कर रहे हैं और डिफरेंट उसकी इमेज क्रिएट कर रहे हैं एक साथ, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेडल पोजीशनिंग। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, स्ट्रेडल पोजीशनिंग एक तरह की पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है जिसको एडॉप्ट किया जाता है मार्केटर के द्वारा टू कीप द प्रोडक्ट इन टू कैटेगरी टुगेदर। इन अदर वर्ड्स द पोजीशनिंग स्ट्रेटजी एडॉप्टेड टू क्रिएट ए डबल इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। आगे स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहला बोलता है कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से फर्म प्रॉफिटेबली ट्रांसलेट करती है कस्टमर की नीड को रेवेन्यू में। बिल्कुल सही बात है, मार्केटिंग का सबसे शॉर्ट डेफिनेशन भी तो यही है कि मीटिंग कस्टमर नीड प्रॉफिटेबली, वो यही तो है ये। दूसरा, मार्केटिंग एक मैसेज है या एक्शन है डेट कोज मैसेज और अदर एक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है कि मार्केटिंग जो है वो क्या एक मैसेज है, ठीक है, या एक्शन है डेट जिसका जो परिणाम है वो भी क्या एक नया मैसेज जाएगा बेसिकली। तो दोनों की दोनों बातें एकदम क्या करेक्ट है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस थ्रू द 4 स्टेज ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, इवोल्यूशन, मास फैशन एंड डिक्लाइन। तो ये आपको जो है किसमें देखने को मिलेगा, मतलब इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इन चारों फेजेस से होकर गुजरता है, तो वो है आपका फैशन। वो क्या है, फैशन, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहां दे रखा है, थोड़ा एक बार पढ़ देना इसको, ठीक है ना। फिर है, इन द कोर्स ऑफ कन्वर्टिंग टू ए मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी, एक कंपनी में फेस विच ऑफ द फॉलोइंग हर्डल। जब एक कंपनी मार्केट ओरिएंटेड कंपनी बनती है तो कंपनी को कौन सी हर्डल को फेस करना पड़ता है। सबसे पहला ऑर्गेनाइज रेसिस्टेंस, ठीक है, लोग जो है वो चेंज होने पर भी जो है वो क्या करेंगे, रेसिस्ट करते हैं। दूसरा, लर्निंग, अपने को धीरे धीरे अपने को सीखने को मिलेगा। और फास्ट फॉरगेटिंग, हम चीजें जल्दी भूल भी जाते हैं। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जब आप कन्वर्ट करते हो मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी में, ठीक है, तो कंपनी को ये सब जो है वो हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। पहला, मार्केटिंग प्रॉफिटेबली एनालाइज मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटी, ये बात तो एकदम क्या करेक्ट है। मार्केटिंग एफिशिएंसी स्टडी करते हैं, ट्राई टू डिटरमाइन हाउ वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटी कुड बी कैरी आउट मोर एफिशिएंटली, ये बात भी एकदम सही है, क्योंकि मार्केटिंग एफिशिएंसी में यही देखते हैं कि कौन कौन सी अलग अलग जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो कैसे अपने को प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जो है वो क्या करें, हेल्प कर रही है। फिर, ईच कंपनी नीड टू रीअसेस पीरियडिकली इट्स मार्केटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू ए कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग ऑडिट, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। इसका मतलब तीनों की तीनों बातें क्या करेक्ट है, ऑल द अबव आर ट्रू। In which of the following type of collective bargaining one party gain at the expense of the other, इनमें से कौन सी कलेक्टिव बार्गेनिंग टेक्निक है जिसके अंदर एक पार्टी का फायदा होगा दूसरी का क्या होगा, नुकसान होगा, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग जो है इसके अंदर क्या होगा, इन दिस बार्गेनिंग देयर नीड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो एक पार्टी गेन करेगी एंड द अदर लूज, सच एज वेज रिवीजन, बेनिफिट, बोनस प्रोवाइड करना। तो इसमें अगर आप बोनस प्रोवाइड करोगे तो एम्प्लॉय का बेनिफिट, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स का लॉस है। ब्लैक बॉक्स मॉडल होता है मार्केटिंग का, ये जुड़ा होता है किससे, कंज्यूमर बिहेवियर से, ठीक है। और ब्लैक बॉक्स मॉडल जो है इसके अंदर बेसिकली ये 4 अप्रोच हम जो है वो लेकर चलते हैं, थोड़ा याद करके जाना, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स मॉडल जब भी आ जाए तो वो किसके लिए, अगर कंज्यूमर के बिहेवियर को अपने देखना है कि कंज्यूमर किसी भी गुड्स को जब वो परचेज करता है तो वो कैसा बिहेवियर अपनाता है, तो उसको अगर ये देखना होता है, ठीक है, मार्केटर को अगर ये चेक करना है कि कंज्यूमर किसी गुड्स को परचेज करते हुए किन किन फैक्टर को देखता है, तो वो मार्केट कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स को अडॉप्ट करता है। और कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल एक जो है वो है आपका ब्लैक बॉक्स मॉडल। इसके बाद, आइटम कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट डू नॉट इंक्लूड, बोलता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कौन सी आइटम इसका पार्ट नहीं है। गारंटी, अगर आप गारंटी प्रोवाइड करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑगमेंटेड बनेगा, यस। वारंटी प्रोवाइड करेंगे तो भी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दोगे तो भी। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑगमेंटेड का पार्ट नहीं है, तो बेसिक प्रोडक्ट का पार्ट है। तो आंसर क्या, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, इनमें से कौन सा डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेल मार्केटिंग पार्ट है, टेली मार्केटिंग है, ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग है, लेकिन रिटेल मार्केटिंग ये क्या है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, क्योंकि यहां पे हमने जो है रिटेलर की हेल्प ले ली है कस्टमर तक रीच आउट करने के लिए। आगे, मार्केटिंग नेटवर्क में क्या क्या आएगा, तो मार्केटिंग नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ, मार्केटिंग नेटवर्क के अंदर आएगा कंपनी और वो सारी सपोर्टिंग स्टेक होल्डर विद हुम इट हैज बिल्ट म्यूचुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस रिलेशनशिप। आगे, टारगेट मार्केटिंग इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, टारगेट मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आएगा, एसटीपी लेके चलते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या लेंगे, सेगमेंटिंग, ठीक है, ये भी आएगा, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो आंसर क्या आएगा, ए, बी एंड डी, सी।
आगे हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम कंप्राइज, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है, ये जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा अनरिलेटेड कंपनी पुट टुगेदर रिसोर्सेज टू एक्सपोर्ट एंड इमर्जिंग मार्केट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मतलब दो कंपनी अपने रिसोर्स को मार्केट में लेके आएंगी, क्या करने के लिए, इमर्जिंग मार्केट को एक्सपोर्ट करने के लिए, बेसिकली वहां पे कंपीट करने के लिए, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। आगे फॉर प्रोमोटिंग सेल, अगर सेल्स को प्रमोट करना है, एडवर्टाइजिंग आपको हेल्प करती है, मे बी मेड एज पर द, तो एडवर्टाइजिंग जो है आपको हेल्प करेगी क्या करने में, कॉम्पिटिटिव पैरिटी जो है वो बनाने में, यस। ऑब्जेक्टिव टास्क, यस। टाइड सेल, यस। ऑल वन कैन अफोर्ड, नहीं। आंसर जो बनेगा वो क्या, 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सेगमेंटिंग ए मार्केट, इनमें से कौन सा सेगमेंटिंग का मेथड नहीं है, तो बिहेवियर सेगमेंटेशन, इसके बेस पर सेगमेंटिंग कर सकते हैं, साइकोग्राफ के बेस पर कर सकते हैं, बेनिफिट सेगमेंटेशन के बेस पर, कस्टमर सेगमेंटेशन ये इसका पार्ट नहीं है। आगे सिलेक्ट द फेजेस ऑफ द पीएलसी, पीएलसी के जो फेज है वो क्या, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, एक तो है आपका इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन, तो बोले तो इसमें आएगा आपका 2, 4, 5, 6 सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी नहीं है, ट्रेडिंग अप ये प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर हायर वैल्यू का प्रोडक्ट हम बनाना शुरू करेंगे, ऑल्ट्रेशन भी स्ट्रेटजी है, सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी है, वैल्यू एडिशन ये इसका स्ट्रेटजी नहीं है। रिलेशनशिप इन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप का मतलब होता है कंपनी और कस्टमर के बीच में बेटर रिलेशनशिप होना चाहिए, सी। आफ्टर कंडक्टिंग द बिजनेस एनालिसिस फॉर डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट ए कंपनी मस्ट डू, बोलता है जब हम कंडक्ट करते हैं बिजनेस एनालिसिस एक नए प्रोडक्ट के लिए, तो कंपनी को मतलब आप जब बिजनेस एनालिसिस आपने कर लिया, ठीक है, मतलब एक नया सामान हम बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग जो है वो एक पूरा प्रोसेस का ऑप्ट करते हैं, हमने जब बिजनेस एनालिसिस कर लिया, अब कंपनी क्या करेगी, बिजनेस एनालिसिस करने के बाद अब कंपनी जो है वो प्रोडक्ट को क्या करेगी, डेवलप करेगी और उसको एक शॉर्टर मार्केट में जाके क्या करेगी, एक बार टेस्ट करेगी, तो आंसर क्या बनेगा, सी। बाकी ये होता है अपना ओरिजिन ऑफ आइडिया, फिर मॉनिटरिंग, कॉन्सेप्ट चेक, बिजनेस रिव्यू, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग चेक और फिर कमर्शियलाइजेशन। Which one is not a major component holistic marketing, इनमें से कौन सा मेजर कंपोनेंट नहीं, मेजर कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग कंपोनेंट है, इंटीग्रेट मार्केटिंग है, इंटरनल भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग वैसे कंपोनेंट है, लेकिन इसकी जगह हम लोग जो है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग को जनरली लेकर चलते हैं, तो ये मेजर कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने लिखा बट इट इज ए कंपोनेंट है लेकिन मेजर कंपोनेंट नहीं है। आगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक डज नॉट इंक्लूड, बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक मतलब जिसको मार्केट लॉजिस्टिक भी बोलते हैं, इसमें क्या नहीं आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जो है वो लेकर नहीं चलते, तो लिखा हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज नॉट कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक या मार्केट लॉजिस्टिक। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्स लॉजिस्टिक, ये एक लिंक होता है बिटवीन प्रोडक्शन एंड द मार्केट, इट डील विद प्लानिंग, रियलाइजेशन एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ गुड्स। आगे द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड द पोटेंशियल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट इज नोन एज, ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर उसका जो सेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट। तो मार्केट बेसिकली क्या है, जनरली द सेट ऑफ एक्चुअल एंड द पोटेंशियल बायर जो है प्रोडक्ट के उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट, जहां पे गुड्स एंड सर्विस को खरीदा और बेचा जाता है। द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस आर आल्सो फिक्स्ड और डिटरमाइंड बाय दीज मार्केट फोर्सेस। इन दी मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो फिलिप कोटलर ने दिया था, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट स्टिमुली, मार्केट स्टिमुली को जो है मतलब मार्केट स्टिमुली को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मार्केट स्टिमुली का पार्ट बनते हैं, ठीक है ना, तो मार्केटिंग को प्रमोट करने वाले जो फैक्टर है वो जनरली 4P हैं। आगे विच इज नोट वन ऑफ द स्टेज इन द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, इनमें से कौन सा कंज्यूमर का जो बाइंग डिसीजन प्रोसेस है उसका पार्ट नहीं है। तो कंज्यूमर का जो बाइंग डिसीजन प्रोसेस होता है उसके अंदर 5 आपके स्टेप होते हैं। सबसे पहले है प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, फिर जो प्रॉब्लम उसको दूर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, फिर डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है उनको हम अल्टरनेट को हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, फिर परचेज डिसीजन लेंगे और लास्ट में पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो इनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है, परचेज डिसीजन इसका पार्ट है, पोस्ट परचेज बिहेवियर है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, लिंक, कल्चरल फैक्टर ये इसका पार्ट नहीं है। एट द स्टेज ऑफ द पीएलसी, पीएलसी की स्टेज पे प्राइसिंग डिसीजन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो है आपका मैच्योरिटी, क्योंकि वहां पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप रेट अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा रख दिया तो मार्केट शेयर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो आंसर क्या, मैच्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करना मार्केटिंग प्रोग्राम को, प्रोसेस को एंड एक्टिविटी डेट रिकॉग्नाइज द ब्रेथ एंड इंटरडिपेंडेंस, वो है आपका क्या, होलिस्टिक मार्केटिंग, मतलब जो बोलता है कि हर चीज क्या करती है, मैटर करती है। आगे सेलिंग कॉन्सेप्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय द फर्म विच सेल, सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपको गुड्स मतलब वही गुड्स मार्केट में बिकेंगे जिसके लिए आप सेलिंग एफर्ट करोगे, तो वो कौन सी गुड्स के लिए सबसे बेस्ट है, अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स ऐसी गुड्स होती है जिसको यूजली कस्टमर परचेज करने की नहीं सोचता, तो अगर आपने वो सामान बेचना है तो उसके लिए आपको सेलिंग एफर्ट अलग से करना पड़ेगा।
विच सेगमेंटेशन अप्रोच इज द मोस्ट कंपेटेबल विद द स्पिरिट ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा अप्रोच जो है वो सबसे ज्यादा कंपेटेबल है किसके लिए, विद द स्पिरिट ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो वो है आपका बेनिफिट। तो अगर आप ये प्रोवाइड, आप उनको बताओगे कि हमारे सामान को परचेस करोगे, ठीक है, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ये जो अप्रोच है वो सबसे क्या मोस्ट आपका कंपेटेबल अप्रोच है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी, डिस्क्राइब करना प्रोडक्ट क्वालिटी को, फीचर को, स्टाइल को, ब्रांड नेम को एंड द पैकेजिंग, ये आइडेंटिफाई करते हैं किसको, ये आपका एक्चुअल प्रोडक्ट। आंसर क्या आएगा, एक्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे आज 74 क्वेश्चन हमने जो कंप्लीट करे, टोटल मिला के 134 अपने को करने हैं, बाकी के जो है ये मिसलेनियस वाले ये फिर हम आगे इसको करने का काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो एक बार आप जो है पहले 74 क्वेश्चन को पढ़ लो, इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद आप अगला वीडियो लगाना जिसके अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन इसके हम निपटा देंगे। ओके, तो अभी 4 दिन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करने वाले, इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से करेंगे। ओके जी सर, ये हो गया अपना पहला लेक्चर, जो 2893 क्वेश्चन हमने करने हैं, उसका फर्स्ट लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने आज 74 क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट किया। इसको आप निपटा लो। अब कुछ वीडियो ऐसा हो सकता है मैं थोड़ी बड़ी बनाऊं जिसमें हम लगभग 150 प्लस क्वेश्चन को जो है वो कवर करेंगे। ओके, तो मैं देख लूंगा इंटेंसिटी के बेस पर, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसकी वीडियो बड़ी बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसकी वीडियो आप थोड़ी छोटी बनाएंगे ताकि मतलब क्वेश्चंस को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर किया जा सके। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए आप ये कीजिए। बाकी लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे अच्छे कमेंट कीजिएगा। बाकी एचपीएससी पीजीटी के लिए हमारा बैच जो है वो चल रहा है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, तो अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार ये करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।